बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योस्टेसिस में हम पानी की होम्योस्टेसिस या सॉल्यूट्स की होम्योस्टेसिस या टेम्परेचर की होम्योस्टेसिस या बॉडी में और बहुत सारे मैकेनिज्म जो है उसका इसके साथ ताल्लुक है। अलबत्ता ये कि यहाँ एफएससी लेवल पे आप जो देखते हैं तो बड़ी बड़ी आपको 3 हेडिंग्स मिलती है, या 9th 10th में भी आपने पढ़ा होगा। एक्सक्रीशन है, ऑस्मो रेगुलेशन है और थर्मो रेगुलेशन है। थर्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस है किसकी? टेम्परेचर की। ऑस्मो का लफ्ज इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए? पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पानी की कंसंट्रेशन को क्या करना? पानी की कंसंट्रेशन जो है उसको रेगुलेट करना है, उसकी होम्योस्टेसिस के लिए ऑस्मो रेगुलेशन का वर्ड यूज करते हैं। इसके साथ साथ सॉल्यूट्स पर अगर हम चले जाएं तो वो फिर आ जाएगा या शामिल हो जाएगा किसके अंदर? एक्सक्रीशन के अंदर आ जाएगा। लेकिन ये कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन ये दोनों इंटर रिलेटेड है, इन दोनों का आपस में ताल्लुक है। अब जानदारों के अंदर एक तरह के जानदार वो हैं कि जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। तो उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स organisms which perform, यानी जिनके बॉडीज के अंदर आपको ये मैकेनिज्म मिलता है। अच्छा, इसके मुकाबले में बाज ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होती, जिसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होती। अब ऑस्मो रेगुलेशन ना होने का मतलब क्या है? कि होम्योस्टेसिस भी नहीं होती। ऑस्मो रेगुलेशन ना होने का मतलब क्या है? होम्योस्टेसिस भी नहीं हो रही। तो जब होम्योस्टेसिस नहीं हो रही तो जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन नहीं है, जिसके अंदर होम्योस्टेसिस नहीं है, इसलिए उसके बॉडी में और बाहर के एनवायरनमेंट में जो फर्क है, जो क्या है? फर्क है, तो वो वाकई नहीं होगा या वो डिटेक्ट नहीं होगा। क्योंकि बाहर अगर सर्दी है तो उसके जिस्म में भी सर्दी है, बाहर अगर किसी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसके जिस्म में भी ज्यादा है, बाहर अगर किसी चीज की कंसंट्रेशन कम है तो उसके बॉडी के अंदर भी कम है। होम्योस्टेसिस तो उस वक्त होती है कि जब बाहर के चेंज की वजह से ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करता है या मेंटेन करता है या स्टेबलाइज करता है, यानी एक हालत पर लेकर आता है। बाहर के असर से मुतासिर नहीं होता या बाहर का जो इफेक्ट है उसकी वजह से उस पर कोई चेंज नहीं आता। लेकिन ये कि जो चेंज बाहर आ रहा है वो उसकी बॉडी के अंदर भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि उसमें होम्योस्टेसिस नहीं हो रही। अगर ऑस्मो रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे एनिमल्स को ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर्स। So what are osmoconformers? ये those organisms which remain, अब यहां हम एक टर्म उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एक इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए ये दो डायग्राम्स हमने बनाई हैं। which remain isotonic to external environment। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आइसोटोनिक रहते हैं। अब आइसो का मतलब क्या है? आइसो का मतलब सेम है, और टॉनिक का वर्ड यूज होता है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के लिए। तो बात ये कि सॉल्यूट और साथ में क्या सॉल्वेंट, दोनों का जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर कमी या ज्यादती इंटर रिलेटेड होती है। अगर कोई सॉल्यूट किसी मीडियम के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है, वो कैसे इंटर रिलेटेड है ये दो जो हम डायग्राम डिटेल से स्टडी करेंगे उसमें वाज़ेह हो जाएगा। अब ऑस्मो कन्फर्मर में अगर बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है उसके जिस्म में भी ज्यादा हो जाएगी, अगर बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है उसके जिस्म में भी साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। यानी वो पानी और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को कंट्रोल या मेंटेन नहीं करेगा या उसका कोई मैकेनिज्म उसकी बॉडी में नहीं होगा। इसके मुकाबले में दो और कंडीशंस हम अपने सामने रखते हैं जिसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होगी। हम यूं फर्ज करते हैं कि ये एक कंटेनर है या बीकर है जिसके अंदर हमने एक सेल रखा हुआ है। अब इस सेल का एक मीडियम है जिसके अंदर फर्ज कर लें कि वाटर है, और वाटर के साथ कोई भी सॉल्यूट है, वाटर के साथ क्या है? सॉल्यूट है, राइट। तो हमने क्या किया? हमने यानी ब्लू कलर से इसको प्रेजेंट किया, वाटर को प्रेजेंट किया, और इसी तरीके से
हम रेड कलर से किसको प्रेजेंट करेंगे? रेड कलर जो है उससे हम प्रेजेंट करेंगे सॉल्यूट को। किसको प्रेजेंट करेंगे? सॉल्यूट को प्रेजेंट करेंगे। अब दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन में क्या है? एक कंडीशन में ये है कि बाहर जो मीडियम है, यानी ये पानी जिसके अंदर ये सेल पड़ा हुआ है, इसका क्या हो गया? मीडियम हो गया। अब इस मीडियम में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी ये हो सकती है कि बाहर जो मीडियम है उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और उसके मुकाबले में जो सेल है, उसके मुकाबले में जो क्या है? सेल है, उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। अब ये तो हमने बात की किसकी? सॉल्यूट की हमने बात की। ये टॉपिक फर्स्ट ईयर के अंदर भी है, चैप्टर नंबर 10 के अंदर, वाटर स्टेटस इन प्लांट्स। लेकिन प्लांट्स के अंदर वाटर स्टेटस के साथ साथ ये जो टॉपिक है इसका ताल्लुक किसके साथ है? ये जो टॉपिक है इसका ताल्लुक एनिमल्स के साथ भी है या बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ भी है कि उसमें वाटर स्टेटस क्या होगा। ये जो सॉल्यूट और वाटर है इसको नापने का अपना एक तरीका है और उसके लिए क्या है? बाकायदा यूनिट्स हैं या बाकायदा टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके जरिए से हम इनको समझते हैं। वो क्या टर्मिनोलॉजी है? एक टर्म हम यूज करते हैं वाटर पोटेंशियल और एक टर्म हम यूज करते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। एक टर्म यूज करते हैं क्या? वाटर पोटेंशियल। दूसरा टर्म हम यूज करते हैं क्या? सॉल्यूट पोटेंशियल। और दोनों को एक साइन से हम प्रेजेंट करते हैं, इस तरह के साइन से, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइन, राइट। अब अगर क्या होगा? वाटर पोटेंशियल होगा तो वाटर पोटेंशियल को हम किससे प्रेजेंट करेंगे? वाटर पोटेंशियल को हम प्रेजेंट करेंगे साइन W से। दिस इज वाटर पोटेंशियल। और अगर सॉल्यूट पोटेंशियल होगा तो सॉल्यूट पोटेंशियल को हम प्रेजेंट करेंगे किससे? साइन S से। अब यहां से आपने देखना है, अगर तो ऑस्मो कन्फर्मर वाली कंडीशन हो ना तो उसका मतलब क्या होगा कि बाहर मीडियम और सेल। अब ये बाहर मीडियम और सेल की बात हम बार-बार क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम होमियोस्टेसिस पढ़ रहे हैं और होमियोस्टेसिस में मैंने आपको ये बताया था कि होमियोस्टेसिस के लिए जो बेसिक कांसेप्ट है जो क्लॉड बेरहार्ट ने किया था वो किसका था? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल। यानी ये मीडियम, इसके अंदर पानी और सॉल्यूट, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। सेल का साइटोप्लाज्म और उसके अंदर सॉल्यूट या पानी, वो इंटरनल एनवायरनमेंट है। इसी तरह उसके अंदर भी। तो यहां हम दो चीजों को लेते हैं। पहले हम बात करते हैं किसकी? पहले हम बात करते हैं मीडियम की। किसकी बात करते हैं? मीडियम। मीडियम को हम कंपेयर करेंगे सेल से। किससे कंपेयर करेंगे? मीडियम को अगर सेल से कंपेयर करें ना तो मीडियम में पानी की मिकदार ज्यादा है और सॉल्यूट की मिकदार कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि मीडियम में जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है? हाई है। और मीडियम के अंदर जो सॉल्यूट की मिकदार है वो क्या है? लो है। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे किसमें? सेल में। तो अब ये कि सेल के अंदर कंडीशन क्या है? सेल के अंदर कंडीशन ये है कि सेल में सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा है। तो सॉल्यूट पोटेंशियल हम कहेंगे कि सेल के अंदर क्या है? हाई है। और बाहर के मुकाबले में सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है। तो हम कहेंगे कि इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है? लो है। अब सिंपल कैलकुलेशन देखिए, दरमियान में क्या है? दरमियान के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। अगर मिसाल के तौर पे हम कहें एनिमल सेल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि ये क्या करे? सेल के अंदर या सेल के बाहर एक खास तरह का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, यानी ये जो फर्क है ग्रेडियंट हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन का, उसको बरकरार रखे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक रोल है। फर्ज करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही काम करता है और सॉल्यूट अंदर बाहर नहीं जा सकता। सॉल्यूट अंदर बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ पानी अंदर या बाहर जा सकता है। तो जाहिर बात है कि पानी का जो हाई पोटेंशियल है वो किसके अंदर है? पानी का हाई पोटेंशियल मीडियम में है और पानी का लो पोटेंशियल किसमें है? तो इस सूरत में क्या होगा? व्हाट विल हैपन? तो इस सूरत में होगा ये कि वाटर फ्लोज इनवर्ड,
पानी जो है वो सेल के अंदर आएगा, पानी क्या होगा सेल के अंदर आएगा। अब ये कि पानी सेल के अंदर क्यों आ रहा है, इसलिए कि मीडियम के अंदर क्या है, मीडियम में हाई वाटर पोटेंशियल है और ये हाई वाटर पोटेंशियल से जा रहा है किसके अंदर, सेल के अंदर, जहां पर क्या है लो वाटर पोटेंशियल है। बस अब ये सेल क्या होगा, ये सेल फूल जाएगा, ये सेल क्या होगा फूल जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा, इसका जो रिजल्ट है तो सेल बिकम्स टर्जिड, सेल्स बिकम टर्जिड। अब ये तो आसान अल्फाज से हमने समझ लिया, ये टर्म्स के साथ। दोनों को अगर कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मीडियम क्या है, मीडियम इज हाइपोटोनिक टू सेल, मीडियम इज हाइपोटोनिक टू, यानी सेल के हाइपो का मतलब क्या है, टॉनिक का वर्ड हम यूज करते हैं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के लिए, तो सेल के मुकाबले में आपके सामने वाज़ेह है, मीडियम में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, हाइपो का मतलब कम। अगर मीडियम हाइपोटोनिक हो गया तो हम क्या कहेंगे कि सेल इज क्या टू मीडियम, यानी हाई के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइपर का, तो हम क्या लिखेंगे कि मीडियम के मुकाबले में सेल क्या है हाइपरटोनिक है, सेल इज हाइपरटोनिक टू मीडियम। अब आ जाइए, ये इसका उलट है, ये इसका क्या है उलट है। उलट किस तरीके से कि यहां पर क्या है, यहां पर ये कि मीडियम इज शाबाश, मीडियम इज हाइपरटोनिक टू सेल, और उसका उलट यहां पर सेल में क्या है, तो सेल इज हाइपोटोनिक टू मीडियम। अब ये बात जो है जिस तरह यहां पर हमने इन सिंबल्स के साथ प्रेजेंट की है, तो यहां पर भी हम लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहां कहते हैं कि सेल की कंडीशन क्या है, तो यहां पर सेल की कंडीशन ये है कि सेल के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है हाई है, और सेल के अंदर जो सॉल्यूट पोटेंशियल है दैट इज लो। इसी तरह सेल से आगे जाए मीडियम में, तो इधर मीडियम में जो वाटर पोटेंशियल है वो लो है, और इसके अंदर जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो क्या है हाई है। अगेन वही बात कि सॉल्यूट अंदर बाहर नहीं जा सकता, पानी जा सकता है, तो पानी ज्यादा किस में है सेल में है, और बाहर मीडियम में पानी का पोटेंशियल क्या है कम, सॉल्यूट का ज्यादा है, तो मीडियम क्या करेगा सेल से पानी खींचेगा, मीडियम क्या करेगा सेल से पानी खींचेगा। जैसे उधर हमने लिखा कि व्हाट विल हैपन, अब सवाल ये कि पानी सेल से बाहर क्यों जा रहा है, तो सिंपल जैसे हमने यहां पर लिखा वैसे यहां पर भी लिखते हैं कि सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर हाई वाटर पोटेंशियल है, तो वहां से पानी फ्लो कर रहा है किसकी तरफ, मीडियम की तरफ फ्लो कर रहा है, जिसके अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है। अब इसका नतीजा क्या होगा कि सेल श्रिंक हो जाएगा या प्लाज्मलाइज हो जाएगा। सेल जो है ये क्या हो गया श्रिंक हो गया, या इसकी प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी, यानी ये बर्स्ट हो जाएगा। ये तो आप इसको समझें कि पानी और सॉल्यूट की वजह से, किसकी वजह से, पानी और सॉल्यूट की वजह से चेंज क्या आ रहा है, फर्क क्या आ रहा है। तो जो चेंज आ रहा है वो ये है, जो चेंज आ रहा है वो क्या है ये है। लेकिन फर्ज करें हम ये कहते हैं कि इधर देखिए बेटा, फर्ज करें हम ये कहते हैं कि जो मीडियम है या जो सेल है उसमें ये कंडीशन ऐसी है, लेकिन सेल चाहता है कि वो
इसी हालत पर बरकरार रहे, यानी ये काम ना हो, ये काम क्या है ना हो, तो इस सेल के लिए चैलेंज क्या होगा, यानी यहां पर उसके लिए अगर हम कहें कि वो इसी हालत में अपने आप को क्या करता है, बरकरार रखता है, यानी इफ सेल ब्रिंग होम्योस्टेसिस, ठीक है। और यहां होम्योस्टेसिस से मुराद क्या है, यहां होम्योस्टेसिस से मुराद ऑस्मो रेगुलेशन है। अगर हम कहते हैं कि सेल यानी ऑस्मो रेगुलेशन करता है, सेल कहते हैं कि नहीं ये मेरी नॉर्मल कंडीशन है और मैंने इसी पर अपने आप को बरकरार रखना है, तो उसके लिए चैलेंज क्या होगा, उसके लिए चैलेंज ये होगा कि बाहर से जरूरत से ज्यादा पानी इसके अंदर ना आ सके। देखिए बाहर से जब ज्यादा पानी इसमें आएगा ना, तो एक टाइम ऐसे होगा कि पानी के साथ साथ ये सॉल्यूट भी क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो बाहर मीडियम और अंदर पानी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसका चैलेंज क्या था, इसका चैलेंज ये है कि टू कंजर्व सॉल्ट्स एंड प्रिवेंट इनफ्लो ऑफ वाटर, प्रिवेंट इनफ्लो ऑफ वाटर। यानी इसका चैलेंज ये है कि इसके अंदर जो सॉल्ट्स या सॉल्यूट्स हैं वो इसको अपने पास क्या रखें, स्टोर किए रखे, और ये कि जो पानी बार बार इसके जिस्म में ज्यादा आ रहा है वो क्या करता रहे, उसको इनफ्लो जो है उसको बचाता रहे, या ये कि जरूरत से ज्यादा पानी जो आता है उसको निकालेगा। उसका उलट यहां पर इसका चैलेंज क्या होगा, इसका चैलेंज ये कि इसके पास पानी ज्यादा है और बाहर मीडियम के पास पानी कम है, तो ये क्या करेगा, टू कंजर्व वाटर एंड प्रिवेंट एक्सेस इनफ्लो ऑफ सॉल्ट्स, यानी सॉल्ट्स का जो इनफ्लो है उसको क्या करे, रोके रखे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि ये चेंज इन वाटर और सॉल्यूट पोटेंशियल की वजह से पानी या सॉल्ट्स पर क्या इफेक्ट आ रहा है, और दूसरा ये कि दोनों ने अगर होम्योस्टेसिस करनी है, यानी ये ऑर्गेनिज्म इसकी नॉर्मल कंडीशन क्या है जिस पर इसने अपने आप को बरकरार रखना है या स्टेबलाइज रखना है, या जिस पर इसने होम्योस्टेसिस करनी है, वो ये है कि वाटर पोटेंशियल लो होगा और सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा। इस ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल कंडीशन जिस पर इसने अपने आप को स्टेबलाइज करना है या होम्योस्टेसिस करनी है, वो क्या है, वो ये है कि इसमें पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और सॉल्ट या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। तो इन दोनों का चैलेंज ये या ये हो सकता है। तो ये एग्जांपल असल में किसकी है, ये एग्जांपल असल में उन एनिमल्स की है या उन फिशेस की है जो आपको किसके अंदर मिलते हैं, नदी, चश्मे, दरिया वगैरह के अंदर मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स। क्या यानी इस सेल को जो चैलेंज दरपेश है, वो चैलेंज किसको दरपेश है, वो चैलेंज दरपेश है फ्रेश वाटर एनिमल्स को। और इसी तरीके से इसको जो चैलेंज दरपेश है, तो वो क्या है, ये जो चैलेंज है ये हम देखते हैं किसके अंदर, मैरीन एनिमल्स के अंदर। किसके अंदर, मैरीन एनिमल्स जो है उसके अंदर देखते हैं कि समंदर का जो पानी है उसके अंदर नमकियात की मिकदार क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो समंदर की मछलियां, वो मछलियां जिसने क्या करनी है, ऑस्मोरेगुलेशन करनी है, जिसने क्या करनी है, तो उनकी कोशिश क्या होती है, उनकी कोशिश ये होती है कि जो समंदर की नमकियात हैं वो उनके जिस्म में ज्यादा ना हो जाए। वो मछलियां जो कि ऑस्मोकन्फर्मर हैं उन पर तो कोई इफेक्ट नहीं है, बाहर नमकियात की मिकदार ज्यादा हो गई है उनके जिस्म में भी ज्यादा हो जाएगी, और अगर बाहर जो है नमकियात की मिकदार कम है उनके जिस्म में भी ऐसे चेंज आ जाएगा। लेकिन वो कि जिसने उसको रेगुलेशन करना है, तो उनमें हम ऐसे मैकेनिज्म देखते हैं कि वो पानी को अपने जिस्म में स्टोर किए रखें, और ये कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट्स जैसे बाहर में वो इनके जिस्म में ना आ सकें, इसके लिए वो उसको रेगुलेशन करते हैं। वो क्या उसको रेगुलेशन करते हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।